और आज हम मध्य पूर्व के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक पर गहराई से नजर डालेंगे, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव। यह सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जटिल पहेली है जिसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। हाल के हफ्तों में हमने देखा है कि कैसे दशकों से चला आ रहा यह शैडो वॉर या परोक्ष युद्ध अब खुलकर सामने आ गया है। सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले से लेकर ईरान के इजराइल पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले तक, और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने इस क्षेत्र को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस तनाव की जड़ें गहरी हैं, जो विचारधारा, क्षेत्रीय वर्चस्व और परमाणु महत्वाकांक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन क्या यह टकराव एक पूर्ण युद्ध में बदलेगा, या फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव और कूटनीति इसे नियंत्रित करने में सफल होगी? आज के इस विश्लेषण में हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हम हालिया घटनाओं के तथ्यों और आंकड़ों को समझेंगे, दोनों पक्षों की रणनीतिक मजबूरियों पर विचार करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस संघर्ष का अगला चरण क्या हो सकता है। हम इस संघर्ष के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों का भी मूल्यांकन करेंगे, जिसमें प्रॉक्सी समूहों की भूमिका, तेल बाजारों पर असर और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसके क्या मायने हैं, शामिल होंगे। यह एक ऐसा क्षण है जहां इतिहास लिखा जा रहा है और इसके भविष्य की दिशा को समझना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हाल के दिनों में दुनिया ने राहत की सांस ली जब इजराइल और ईरान के बीच सीधे हमलों का सिलसिला थमता हुआ दिखा। लगभग 12 दिनों तक चले तनाव के बाद एक अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण सीज फायर या युद्ध विराम की स्थिति बनी। यह कोई औपचारिक समझौता नहीं था, बल्कि दोनों पक्षों द्वारा तनाव को और न बढ़ाने की एक मौन सहमति थी, जो शायद अमेरिकी और यूरोपीय कूटनीति के पर्दे के पीछे के प्रयासों का नतीजा था। सतह पर तो शांति दिख रही थी, लेकिन यह शांति बेहद नाजुक थी। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सैन्य तैयारियों और सतर्कता के उच्चतम स्तर पर बने हुए थे, यह जानते हुए कि एक छोटी सी चिंगारी भी इस शांत माहौल को फिर से भड़का सकती है। लेकिन इस नाजुक शांति के बावजूद तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। दोनों पक्षों की ओर से छोटे मोटे उल्लंघन की खबरें आती रहीं, जो इस बात का संकेत थीं कि जमीनी हकीकत अभी भी अस्थिर है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूहों जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथियों ने इजरायली ठिकानों पर रुक रुक कर हमले जारी रखे। दूसरी ओर इजराइल ने भी सीरिया में ईरानी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाना बंद नहीं किया। ये हमले एक तरह का संदेश थे, यह दिखाने के लिए कि भले ही सीधा टकराव टल गया हो, लेकिन परोक्ष युद्ध अभी भी जारी है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाए रखने के लिए किसी भी अवसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हम इस संघर्ष की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं, तो तथ्यों और आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले से हुई, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 2 वरिष्ठ जनरलों सहित कई अधिकारी मारे गए। ईरान ने इस हमले का आरोप सीधे इजराइल पर लगाया। इसके जवाब में 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर एक अभूतपूर्व हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 170 से अधिक ड्रोन, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें और 120 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। यह पहली बार था जब ईरान ने अपनी धरती से सीधे इजराइल पर हमला किया। इजरायली सेना के अनुसार उनके एरो एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन जैसे सहयोगियों की मदद से 99% से अधिक प्रोजेक्टाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। इस हमले में इजराइल में मामूली क्षति हुई और कुछ लोग घायल हुए। इसके बाद 19 अप्रैल को इजराइल ने एक सीमित जवाबी कार्रवाई की। ईरान के इस्फहान प्रांत, जहां एक प्रमुख हवाई अड्डा और परमाणु सुविधाएं स्थित हैं, के पास धमाकों की खबरें आईं। ईरान ने इस घटना को कमतर दिखाने की कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से एयर डिफेंस रडार साइट को हुए नुकसान का पता चला। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की कि ईरान की परमाणु सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये आंकड़े दोनों पक्षों की क्षमताओं और उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यह संकट जितना सैन्य है, उतना ही राजनयिक भी। जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया, दुनिया भर के राजनयिक फोन घनघनाने लगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई,
जिसमें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार किया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका की रही। राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए लौह दृढ़ प्रतिबद्धता रखता है, लेकिन साथ ही उन्होंने इजराइल को ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामक जवाबी कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह अमेरिकी रुख एक जटिल शक्ति संतुलन को दर्शाता है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश इजराइल को सैन्य और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जो उसे एक गुणात्मक सैन्य बढ़त देता है। दूसरी तरफ वे इस क्षेत्र में एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि इसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। इस कूटनीतिक दबाव ने ही शायद इजराइल को एक सीमित और प्रतीकात्मक जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। यह डिटरेंस यानी निवारण और एस्केलेशन यानी तनाव बढ़ने के बीच एक महीन रेखा पर चलने जैसा है। दोनों पक्ष यह दिखाना चाहते हैं कि वे हमला करने में सक्षम हैं, लेकिन कोई भी एक अनियंत्रित युद्ध शुरू करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले ले। इजराइल ईरान संघर्ष केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक क्षेत्रीय शतरंज की बिसात पर खेला जा रहा है और इसके सबसे महत्वपूर्ण मोहरे ईरान के प्रॉक्सी समूह हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी विद्रोही और इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया, ये सभी ईरान की क्षेत्रीय रणनीति का एक अभिन्न अंग हैं। ये समूह ईरान को इजराइल और उसके सहयोगियों पर सीधे टकराव का जोखिम उठाए बिना दबाव बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। हालिया संकट के दौरान हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमलों की संख्या बढ़ा दी और हूथियों ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की अपनी धमकी दोहराई। इन प्रॉक्सी समूहों की भूमिका इस संघर्ष को और भी खतरनाक बना देती है। यह संघर्ष के भौगोलिक विस्तार का जोखिम पैदा करता है, जिससे यह लेबनान, सीरिया, इराक और यहां तक कि लाल सागर के महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों तक फैल सकता है। खाड़ी के अरब देश, विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इस स्थिति को गहरी चिंता के साथ देख रहे हैं। वे ईरान की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से चिंतित हैं, लेकिन साथ ही वे एक ऐसे क्षेत्रीय युद्ध में घसीटे जाने से भी बचना चाहते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर सकता है। इस प्रकार यह प्रॉक्सी युद्ध न केवल इजराइल के लिए एक सीधा खतरा है, बल्कि यह पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। मध्य पूर्व में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर महसूस किया जाता है, और यह संकट भी कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच सीधे हमलों की खबरें आईं, तेल की कीमतों में उछाल देखा गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो वैश्विक तेल मूल्य का एक बेंचमार्क है, $90 प्रति बैरल के पार चला गया। व्यापारियों और निवेशकों को डर था कि अगर संघर्ष बढ़ा तो यह हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाली तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है, जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है। इस डर ने वित्तीय बाजारों में भी घबराहट पैदा की और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजों में गिरावट देखी गई। हालांकि जब यह स्पष्ट हो गया कि दोनों पक्ष तनाव को कम कर रहे हैं और एक पूर्ण युद्ध से बच रहे हैं, तो बाजारों ने राहत की सांस ली। तेल की कीमतें थोड़ी कम हुई और शेयर बाजारों में सुधार हुआ। यह घटनाक्रम इस बात को रेखांकित करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मध्य पूर्व की शांति पर कितनी निर्भर है। यदि यह संघर्ष भविष्य में फिर से भड़कता है और एक लंबे समय तक चलता है, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तेल की ऊंची कीमतें वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती हैं, जिससे केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है और भारत जैसी तेल आयातक अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव डाल सकता है, जिससे उनका व्यापार घाटा और मुद्रास्फीति दोनों बढ़ सकती है। इस तात्कालिक संकट के टल जाने के बाद भी इजराइल और ईरान के बीच की रणनीतिक चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई हैं। इनमें सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चुनौती ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान लगातार अपने यूरेनियम संवर्धन को बढ़ा रहा है और अब वह हथियार ग्रेड शुद्धता के बहुत करीब पहुंच चुका है। इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए एक खतरे के रूप में देखता है और उसने बार बार कहा है कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी करेगा, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है।
हालिया हमलों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि कुछ ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर इजराइल ने उनकी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो वे अपनी परमाणु नीति बदल सकते हैं और हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस परमाणु पहेली के अलावा क्षेत्रीय रणनीति का सवाल भी है। ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत करना जारी रखेगा, जबकि इजराइल, अमेरिका और उसके अरब सहयोगियों के साथ मिलकर इस प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा। भविष्य में हमें सीरिया, इराक और लेबनान में और अधिक परोक्ष टकराव देखने को मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप, ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रतिबंधों की अपनी सीमाएं हैं और वे ईरान को उसकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से रोकने में अब तक पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। यह एक लंबी और अनिश्चित रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जिसका अंत अभी दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो हम कहां खड़े हैं? आज हमने देखा कि कैसे इजराइल और ईरान के बीच दशकों पुराना परोक्ष युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर आ गया है। फिलहाल दोनों पक्ष एक पूर्ण युद्ध के कगार से पीछे हटे हैं और ऐसा लगता है कि संयम और कूटनीति ने अस्थायी रूप से जीत हासिल की है। अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के दबाव ने तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन यह शांति भ्रामक हो सकती है। जमीनी हकीकत यह है कि दोनों देशों के बीच का अविश्वास और दुश्मनी पहले से कहीं ज्यादा गहरी है। पर्दे के पीछे दोनों पक्ष अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे होंगे। इस जटिल समीकरण में निगरानी और कूटनीति ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लगातार दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा और किसी भी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करना होगा, जो एक और टकराव को जन्म दे सकती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं, उसके प्रॉक्सी समूहों का क्षेत्रीय एजेंडा और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं ऐसे कारक हैं जो भविष्य को बेहद अनिश्चित बनाते हैं। यह एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अभी शांत दिख रहा है, लेकिन कभी भी फट सकता है। अगर यह युद्ध फिर से तेज होता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। यह न केवल पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में आ सकती है। वैश्विक स्थिरता दांव पर है। इसलिए इस क्षेत्र पर नजर रखना और शांति के हर अवसर का समर्थन करना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। भविष्य अनिश्चित है और आने वाले महीने यह तय करेंगे कि मध्य पूर्व शांति की ओर बढ़ता है या एक और विनाशकारी युद्ध की ओर। देखने के लिए धन्यवाद।